वो चैप्टर नंबर 7 है। इसका नाम है किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। अब जो चैप्टर शुरू करना है इसका नाम चैप्टर नंबर 7 है बेटे। चैप्टर का नाम है किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। इसमें सारे प्रोटिस्टा हैं या प्रोटॉक्टिस्टा हैं। ये एक अननेचुरल ग्रुप है क्योंकि ये हैं तो यूकैरियोट्स, सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, बहुत सारे इनमें, और इनमें एनिमल, प्लांट और फंजाई लाइक कैरेक्टर हैं बहुत सारों के पास। तो इनको डिवाइड किया हुआ है 3 ग्रुप्स में। एक प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्टा है, एक फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस्टा है और एक एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्टा है। जो प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्टा है उनको हम कहते हैं एल्गा। जो फंजाई लाइक हैं उनको, वो प्रिमिटिव फंजाई हैं जो सबसे पहले डेवलप हुए थे। और एक एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्टा है जिनको आप प्रोटोजोआ कहते हैं। एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्टा को आप प्रोटोजोआ कहते हैं। हम शुरू करेंगे प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्टा से जो एल्गा हैं दरअसल। अब इसके अंदर एल्गा में जैसे सीवीड है और जितने भी एल्गा हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आधे से ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट हैज बीन कैरीड आउट इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उसका 50% से ज्यादा एल्गा करते हैं। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑक्सीजन जो हमें ऑब्टेन हो रही है वो दरअसल एल्गा से ऑब्टेन हो रही है। और एल्गा को बेटे मैंने ज़ैनब अभी करी नहीं है, मैं इसे बता रहा हूं अभी ऐसी। और जो एल्गा हैं, जितने भी एल्गा हैं इनके पास, ये इनको प्लांट लाइक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। अच्छा, एल्गा जो है इनको पहले समझा जाता था ये प्लांट है, वो इसलिए समझा जाता था क्योंकि इनके पास सेल वॉल है और क्लोरोफिल बी है एज अ एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये जो एल्गा हैं इनको प्लांट लाइक समझा जाता था पहले, वो इसलिए समझा जाता था क्योंकि इनके पास सेल वॉल है और नॉर्मली प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है। इसके अलावा इनके पास क्लोरोफिल बी है एज अ एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसलिए इनको ये तस्वुर किया जाता था ये प्लांट लाइक है। इसके अलावा एल्गा डिफरेंट है प्लांट से क्योंकि ये एक्वेटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं एल्गा, जबकि नियरली ऑल प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल। जितने भी पौधे दुनिया में, ऑलमोस्ट, मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसका मतलब है दे लिव ऑन लैंड। और आपको मालूम है कि जमीन पे रहने वाले जानदारों की प्रॉब्लम कुछ और होती हैं और पानी में पाए जाने वाले जितने भी जानदार हैं उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं। इनका स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, रिप्रोडक्शन, सब चीजें डिफरेंट होती हैं उन ऑर्गेनिज्म की जो पानी में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू उन ऑर्गेनिज्म के जो जमीन पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पानी में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें ज्यादातर जाइगोट जो है वो अनप्रोटेक्टेड होता है। एल्गा जो है वो यूनिसेलुलर से लेके फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर तक होते हैं। एल्गा जितने भी हैं वो एक सेल वाले से लेके एक से ज्यादा सेल वाले तक होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, स्ट्रक्चर में फिलामेंट्स होते हैं। इसके अलावा एल्गा जो हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जो ग्रीन कलर भी देता है। इसके अलावा इनके पास और भी पिगमेंट्स हैं जैसे कैरोटीनॉइड है, जेंथोफिल है, फाइको एरिथ्रिन है। ये सारे पिगमेंट्स हैं जो येलो, ऑरेंज या रेड कलर दे रहा होता है एल्गा को। आपने देखा होगा ना, अलग अलग कलर के एल्गा होते हैं। किसी को कहते हैं रेड एल्गा, उसमें फाइको एरिथ्रिन है। किसी को कहते हैं येलो, किसी को कहते हैं ब्राउन, तो उसमें कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल वगैरह हैं। इसके अलावा जो एल्गा होते हैं इनकी बॉडी थैलोइड होती है। एल्गा की बॉडी थैलोइड होती है और थैलोइड जो है इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। देयर स्ट्रक्चर आर नॉन डिफरेंशिएबल। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता या नहीं कर सकते। आप देख के आपको एक सिंगल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है जिसमें अलग अलग पार्ट नजर नहीं आ रहे होते। तो एल्गा की बॉडी
बिल्कुल ऐसी है। अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो सबसे पहला ये ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहा होगा बेटे, क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पीने वाले पानी में पाया जाता है, और ये फ्लोट कर रहा होता है स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में ये फ्लोट कर रहा होता है, किसी पॉन्ड में, किसी पूल में, किसी डिच के अंदर। इसके अलावा इसको इसको कल्चर किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, लैब में, और इस पे रिसर्च भी की जाती है क्योंकि ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। और नॉर्मली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को कंसीडर किया जाता है कि वो प्लांट है, तो प्लांट का साइज तो बेटे बड़ा होता है, लैब में उसकी ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो उसके कंपैरिजन में ये क्लोरेला को स्टडी करते हैं क्योंकि ये भी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ही है, इसमें भी वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक हैं जो प्लांट के पास होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो उसको पढ़ रहे हैं एज अ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि इससे भी एनर्जी हासिल की जा सकती है अगर किसी जानदार को दिया जाए उसके फूड में, इसलिए इसको एज अ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के तौर पे भी पढ़ा जा रहा है। इसकी बॉडी कैसी होती है? इसकी बॉडी ये देखो, स्फेरिकल बॉडी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, पायरेनोइड, स्टार्च, गोल्जी बॉडी, ये तमाम चीजें आपको नजर आ रही होंगी, अलॉन्ग विद सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस बिल्कुल अलग से है जिसमें न्यूक्लियस है जो आरएनए की सिंथेसिस भी करा सकता है और राइबोसोम की सिंथेसिस भी करा सकता है। पायरेनोइड है, पायरेनोइड के अंदर खाना जमा हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट देखो उसका कैसा कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा जिसकी वजह से इसका कलर जो अपेयर होगा वो कैसा अपेयर होगा? ग्रीन कलर अपेयर होगा। और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा जो मेथड है रिप्रोडक्शन का इनमें, वो बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स बनाते हैं, इन स्पोर्स को ए प्लेनोस्पोर्स कहते हैं। देखो मैंने यहां पर ये ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स होती है और इन स्पोर्स को ए प्लेनोस्पोर्स कहते हैं। इसके अलावा ये ज्यादातर सॉलिटरी में पाए जाते हैं। सॉलिटरी का मतलब है ये अकेले सिंगल रह रहे होते हैं, ज्यादातर कॉलोनी की फॉर्म में नहीं होते। इनमें होता क्या है कि बॉडी जो है, बॉडी का साइटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो जाता है एंड इट विल डेवलप इनटू अ स्पोर व्हिच इज कॉल्ड ए प्लेनोस्पोर। इसके अंदर ए प्लेनोस्पोर जब बन जाएगा, स्ट्रक्चर का नाम रखा है ए प्लेनोस्पोर, इसके अंदर डिवीजन होगी, ये डिवाइड होना शुरू होंगे और डिवाइड होने के साथ ही 8 से लेके 16 डॉटर स्ट्रक्चर्स में डेवलप होंगे, उनको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। मैंने कहा बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसका नाम है ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर फौरन ही डिवाइड होंगे, ए प्लेनोस्पोर फौरन ही डिवाइड होंगे 8 से लेके 16 स्मॉल स्ट्रक्चर्स के अंदर, उनका नाम है प्रोटोप्लास्ट। हर एक प्रोटोप्लास्ट अपने इर्द गिर्द एक दीवार बनाएगा, एक वॉल प्रोड्यूस करेगा, और ये जो होगा नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होगा। नॉन मोटाइल का मतलब इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये मूव नहीं कर सकता। और जब भी कभी इसकी आउटर सेल वॉल रप्चर होगी तो ये सारे के सारे जो स्पोर्स हैं ये निकल कर बाहर आ जाएंगे, यानी कि पानी में आ जाएंगे। और जैसे ही ये पानी में आते हैं तो ये डेवलप हो जाते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अगर आप देखें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक एंटीबायोटिक है जिसको साइंटिस्टों ने इसी से दरियाफ्त किया है, क्लोरेला से ही बनाया है। उस एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरेलिन, ये हाईलाइट हुआ है। क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है और आपको मालूम है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो बेटे ये पहला ऑर्गेनिज्म था क्लोरेला जो हमें करना था। उसके बाद ये सेकंड ऑर्गेनिज्म है जो के बिलोंग करता है एल्गा को ही या प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा को ही। इसका नाम है अल्वा, ULVA, अल्वा। ये दूसरा
प्रोटॉक्टिस्टा है। अल्वा जो है ये मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म है। इससे पहले जो हमने क्रोलेला किया था वो एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म था। ये जो अब हम कर रहे हैं ये मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म है, समंदरों में पाया जाता है। इसको कॉमनली सी लिट्यूस कहते हैं, कॉमनली इसको सी लिट्यूस कहते हैं। और जहां पे दरमियानी लहरें होती हैं, इंटरमीडिएट टाइड्स जो होती हैं, वहां पे होते हैं ये। ज्यादातर ये लहरों के साथ साहिल पे आ जाते हैं बहते हुए। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो कराची की कोस्ट है या किमाड़ी वगैरह है वहां पे आपको दिखाई देते हैं ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह से, इस तरह की बॉडी है इनकी भी। ये एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है आपको ग्रीन कलर का। इसकी जो बॉटम है वहां देखो लिखा हुआ है होल्ड फास्ट, जिसकी मदद से ये अपने आप को अटैच करते हैं किसी भी सरफेस के साथ, किसी भी रॉक पत्थर के साथ। और इसका जो डायमीटर है बेटे वो ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम नंबर ऑफ सेल्स हैं, थिकनेस ज्यादा नहीं होती। ये भी थैलोइड होते हैं। थैलोइड का मतलब है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते बॉडी में कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स कहां पर हैं। इसके अलावा इनके जो थैलस है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक जो है टाइप उसके अंदर 26 क्रोमोसोम होते हैं और एक जो टाइप है उसमें 13 क्रोमोसोम होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक में 26 क्रोमोसोम है और एक में 13। जो 26 क्रोमोसोम वाला है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। फाइट का मतलब है प्लांट और स्पोरो का मतलब है स्पोर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स, जिसमें 26 क्रोमोसोम होते हैं, 26। और जो गैमेटोफाइट है 13 क्रोमोसोम वाला, यानी कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों के दोनों, स्पोरोफाइट हो या गैमेटोफाइट हो, ये आइसोमॉर्फिक होते हैं। आइसोमॉर्फिक का मतलब एक्सटर्नल शेप of both these structures are same. External shape of both these structures are same. Externally चाहे स्पोरोफाइट थैलस हो अल्वा का, या एक्सटर्नली गैमेटोफाइट थैलस हो अल्वा का, ये दोनों की शेप जो है एक्सटर्नली सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। इनमें दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक जनरेशंस होंगी इन दोनों रिप्रोडक्शन के अंदर, और ऑल्टरनेशन होगी। ऑल्टरनेशन का मतलब है एक के बाद एक जनरेशन का चेंज होना, इस तरह से रिप्रोडक्शन होगी। तो अगर आप देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आप देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर बेटे स्पोर्स बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटे स्पोर्स बनेंगे, और ये जितने भी स्पोर्स बनेंगे इन सब के पास 26 क्रोमोसोम होंगे। मैंने कहा कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी, इसकी बॉडी के अंदर सेल्स होंगे, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और हर सेल के अंदर स्पोर बनेंगे। ये जो स्पोर्स बनेंगे, इसके पास, हर एक स्पोर के पास क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 26। और हर एक स्पोर जो है वो क्वाड्री फ्लैजेलेटेड होगा। हर एक स्पोर क्वाड्री फ्लैजेलेटेड होगा। हर स्पोर क्वाड्री फ्लैजेलेटेड होगा। क्वाड्री फ्लैजेलेटेड का मतलब इट कंटेन 4 फ्लैजेला। ईच स्पोर इज कंटेन 4 फ्लैजेला। हर स्पोर के पास 4 फ्लैजेला होंगे। इन स्पोर्स को कहते हैं जू स्पोर्स। इन स्पोर्स को कहते हैं जू स्पोर्स, जो इनकी बॉडी में डेवलप होते हैं ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो स्पोर्स बनते हैं ये मियोसिस के जरिए बनते हैं। ये जो स्पोर्स बनते हैं ये बाय मियोसिस बनते हैं विद इन द बॉडी ऑफ अल्वा। इन ईच सेल, हर सेल में ये स्पोर्स बनेंगे, सिवाय बेजल सेल के। एक्सेप्ट बेजल सेल्स, यानी कि जो बॉटम के सेल्स हैं उनके अलावा हर सेल के अंदर ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं। और कम से कम मिनिमम 8 बनते हैं और मैक्सिमम 16 स्पोर्स बनते हैं हर सेल में।
और स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं, जू स्पोर्ट्स कहते हैं। जब भी कभी कोई टाइड आती है और टकराती है इसकी बॉडी से, तो ऑल दीज स्पोर्ट्स विल केम आउट। सारे स्पोर्ट्स निकल के बाहर आ जाते हैं जब भी कभी कोई लहर आके टकराती है। जैसी लहर आके टकराएगी सारे स्पोर्ट्स, जू स्पोर्ट्स बाहर निकल आएंगे। और ये आफ्टर सम पीरियड ऑफ स्विमिंग, थोड़ी देर तैरने के बाद, आफ्टर सम पीरियड ऑफ स्विमिंग दे लूज देयर फ्लैजेला। और आपको मालूम है कि कितने फ्लैजेला इनके पास? 4 फ्लैजेला हैं। दे लूज देयर फ्लैजेला। और जैसे ही अपने फ्लैजेला को खत्म कर लेते हैं तो अब इनमें माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, यानी कि दे विल डेवलप इनटू अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ईच स्पोर विल डेवलप इनटू अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच विल बी कॉल्ड अल्वा, जिसको हम अल्वा कहेंगे। सेम इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटोफाइटिक है, उसमें गैमेट्स बनेंगे। जो गैमेट्स बनते हैं इनकी बॉडी में, जो गैमेट्स बनते हैं इनकी बॉडी में वो बाईफ्लैजेलेटेड होते हैं। गैमेट्स जो बनते हैं बॉडी में वो बाईफ्लैजेलेटेड होते हैं, यानी कि दे कंटेन 2 फ्लैजेला। हाँ बेटे आमना बोलो, खत्म किया ना? बोलो बेटे आमना। वरना आपने 8 हाथ बजे रेस किया था ना? 8 बजे करीब करीब। अच्छा खैर, मैंने कहा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स जो होते हैं वो बाईफ्लैजेलेटेड होते हैं, यानी कि दे कंटेन 2 फ्लैजेला। ईच गैमेट कंटेन 2 फ्लैजेला। जब ये गैमेट्स बन जाएंगे बॉडी के अंदर तो बेटे गैमेट्स निकल के बाहर आएंगे, और जैसे ही गैमेट्स निकल के बाहर आते हैं तो ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। बेटे ये 1 मिनट वेट करो, ये अजान हो जाए पहले। अच्छा बेटे, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था कि जो बॉडी है अल्वा की, इसके सेल्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं, और ये गैमेट्स जो होते हैं वो बाईफ्लैजेलेटेड होते हैं। इसका मतलब है दे कंटेन 2 फ्लैजेला। ईच गैमेट कंटेन 2 फ्लैजेला। ये गैमेट्स बाहर निकल के आ जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट की बॉडी से, और जब ये पेरेंट प्लांट की बॉडी से बाहर निकल के आ जाते हैं तो अलग अलग अल्वा प्लांट के गैमेट्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो जाइगोट डेवलप होता है इट कंटेन 4 फ्लैजेला। इसके पास 4 फ्लैजेला होते हैं, यानी कि जाइगोट जो होगा इनमें वो क्वाड्री फ्लैजेलेटेड होगा। उसके बाद ये जो जाइगोट होगा इसमें माइटोसिस होगी, रिपीटेड डिविजन्स होंगी, और अल्टीमेटली आफ्टर सम पीरियड ऑफ स्विमिंग दे लूज देयर फ्लैजेला एंड डेवलप इनटू अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। और ये भी डेवलप हो जाएगा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं,
और स्पोर्स जो थे, जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे, वो डिप्लॉयड होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो 26 क्रोमोसोम है स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंदर और 13 क्रोमोसोम है गैमेटोफाइटिक जनरेशन के अंदर। तो बेटे इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हो रही है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हो सकती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि एक तरह की रिप्रोडक्शन दूसरी तरह की रिप्रोडक्शन को फॉलो करे, या हेप्लॉइड गैमेटोफाइट जो हैं वो एक डिप्लॉइड प्लांट बनाएं या ऑर्गेनिज्म बनाएं और उस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या प्लांट के अंदर स्पोर्स बने। तो देखो गैमेट्स बने, गैमेटोफाइटिक जनरेशन हुई, उनकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। तो दोनों तरह की जनरेशन हो रही है ना, और चाहे गैमेटोफाइटिक जनरेशन हो या स्पोरोफाइटिक जनरेशन हो, दोनों सेम होती हैं एक्सटर्नली, इसीलिए हम इसको कहते थे आइसोमॉर्फिक। तो अगर आप देखें अलवा के अंदर आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटे। अलवा में आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है और प्लांट्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे उनमें हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इसके अलावा एक और आखिरी ऑर्गेनिज्म है, हमारा टाइम भी हो जाएगा वो उस तक बताने तक, यूग्लिना। एक और ऑर्गेनिज्म है जो इसकी एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये आपने बेटे इसकी इमेजेस देखी होंगी, मैं देखता हूँ मेरे पास है या नहीं। यूग्लिना जो है ये इमेज नजर आ रही होगी आपको, ये भी एग्जांपल है इसी की, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा की। इसकी अगर बॉडी देखो तो ये फिंगर लाइक है और इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है इसकी बॉडी से, जिसको आप कहते हैं फ्लैजेला, जो कि एक प्रोटीन से मिलकर बनता है। यूग्लिना के पास दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एनिमल लाइक भी और प्लांट लाइक भी, दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके पास। इसके अलावा इसके पास भी न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट इसका मतलब है इट कैन मैन्युफैक्चर समटाइम इट्स ओन फूड, ये अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। इसके अलावा जो मूवमेंट है उसके लिए कौन हेल्प कर रहा है, फ्लैजेला हेल्प कर रहा है इसकी। इसके पास फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टिव का मतलब है कि जहां से सनलाइट आ रही होती है वहां पे बॉडी मूव करके ये ले जाते हैं और फिर ये फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना। इनके पास पायरेनॉइड भी होते हैं, जो इससे पहले आपने क्लोरेला में पढ़े थे। इनके पास पायरेनॉइड भी होते हैं जिसमें खाना स्टोर हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो बेटे इसके अलावा इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो जब सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल किस में नहीं होती, एनिमल में नहीं होती। और इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली किस में होता है, प्लांट्स में होता है। तो ये दो वो कैरेक्टर हैं जो इनके पास एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों हैं। तो बेटे ये जो था ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर था और इसकी बात थी। यहाँ पे हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा जो थे वो पूरे हो गए। हमारा रिमेनिंग टाइम जो है वो भी बेटे कम रह गया अभी।